ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालने सीखे। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनके ग्राफ और इनसे रिलेटेड जो जेई में क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक एक आइडिया ले लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उनके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका एक और नाम भी है, इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप अप फंक्शन। इसको जिंट फंक्शन भी शॉर्टकट में जिंट भी बोल देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, जी का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट और आई एन टी इंटीजर हो गया, तो जिंट फंक्शन भी इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। तो कहीं अगर जिंट करके लिखा हो तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ही बात हो रही है। जैसा कि इसका नाम है इंटीजर फंक्शन है, तो हमेशा जो वैल्यू देगा उसको, वो वैल्यू कौन सी होगी, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही देने वाला है। इसको हम जिंट फंक्शन भी बोलते हैं, जिंट फंक्शन। किससे डिनोट करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट उससे डिनोट करते हैं। द फंक्शन लिख लेते हैं इसके बारे में, वैसे कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, द फंक्शन को एफ एन एस बोल देते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब x कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है, कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है। इस पे बेस्ड भी जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, ऐसा होता क्यों है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो क्या आएगा, 2.1 का, तो 2.1 का 2 हो जाएगा, यहाँ तक कि 2.999 भी होगा तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस का मैं बोलूँ कि माइनस का 2.9 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2.9। ये 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 क्यों हो जाता है, क्योंकि इस 2.1 की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के मिड में लाई करती है। तो हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो कंसीडर कर लेते हैं। 2.99 भी 2 और 3 के मिड में लाई करेगा, तो जो लीस्ट वैल्यू है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो 2.9 माइनस का किसके किसके मिड में लाई करेगा, -3 से -2 के, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, -3 आएगी। ठीक है, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का जब होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, अगर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, देन इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की क्या वैल्यूज़ हैं जो रख सकते हैं और क्या वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नहीं रख सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसी कोई वैल्यूज़ है क्या, कोई ऐसा कोई एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो वैल्यू ना दे पाए, अनडिफाइंड हो जाए, ऐसा कोई है क्या। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू है नहीं, तो इसलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। उसके बाद डोमेन के बाद अगर आप बात करें रेंज की, ये तो हो गया डोमेन। अब रेंज की बात करेंगे आप तो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
इसी एफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगी। तो रेंज का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिल रही है वो रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज का मतलब हो गया वाई की वैल्यू। अरे भाई आप रख रहे हो 2, मान लो नहीं, रेंज के बारे में अगर हम सोचें तो रेंज अभी हम देखो, जैसे हम पहले जीरो रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो का क्या होगा, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.1 से लेके 1 तक कोई भी रखो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.1 से लेके 1 के बीच में जीरो आएंगे। 1 से लेके 2 तक के बीच का कोई नंबर रखो, 1.1, 1.2, 1.3, तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी सारी हमको इंटीजर वैल्यू मिल रही है। अगर हम पीछे की तरफ चले जाएं, जीरो से पहले की तरफ चले जाएं, तो जीरो से कम -1 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे -1 मिलेगा, -1 से -2 के बीच में रखोगे तो -2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारी इंटीग्रल वैल्यू ही हमको मिलने वाली है। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो निगेटिव भी हो सकती हैं और वो जीरो भी हो सकती है। तो रेंज का मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि सारी इंटीग्रल वैल्यू कैसे हो गई, क्यों हो गई। पहली बात तो ये इंटीजर वैल्यू देता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कोई भी वैल्यू रखोगे इंटीजर देगा। अब इंटीजर या तो जीरो दे रहा है, या तो प्लस का दे रहा है, या तो माइनस का दे रहा है। तो सारे तो इंटीजर आ गए, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए अब अच्छा एक और बात कर लेते हैं इसी में। अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा y इक्वल टू ये एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ना होके 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x हुआ तो क्या हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, डोमेन बताना है और इसकी भी रेंज बतानी है, x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू। तो अब आपको ये सोचना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो अपॉन में दिया है, अगर आपको याद होगा मैंने 1/x का बताया था कि डोमेन और रेंज क्या होगा। x की हम कौन सी वैल्यू है जो अपॉन में नहीं रख सकते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो, जब ये इस क्वेश्चन की बात होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जीरो नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जीरो कब हो सकता है, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करे, क्या सिर्फ जीरो पे ही जीरो देता है। तो जीरो पे क्लोज्ड और 1 पे ओपन, यानी जीरो से लेके 1 के बीच के जितने भी नंबर होंगे 0.1, 0.2, 0.001, 0.002, इनफाइनाइट नंबर होंगे जीरो से 1 के बीच में, सब में जो है वो जीरो देने वाला है। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो और करली ये ओपन ब्रैकेट में 1। जीरो से 1 के बीच का कोई भी आप नंबर रखेंगे तो वो हमेशा ऐसे ही देने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज की वैल्यू जैसे मान लो आपने 0.0 से 1 का छोड़ दो, आप 1/2 रखोगे, 2 रखोगे तो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे ही तो आएगा। यानी कि इसका फॉर्म जो है वो 1/n का होगा, जिसमें n जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्या वैल्यू y नहीं दे सकता है, y क्या वैल्यू, एक वैल्यू होगी जो नहीं दे पाएगा, वो कौन सी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने एक वैल्यू तो हटाई है ना, जीरो। तो क्या हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे, जब आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो नीचे दिख रहा है इसकी वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट पुट करोगे तभी तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर इनफाइनाइट पुट करें तो 1/इनफाइनाइट यानी जीरो आएगी। तो यानी कि y की वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि इन्फिनिटी तो हमारा पॉइंट ही नहीं होता है। हम हमेशा डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। x की वो सारी की सारी रियल वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, रियल वैल्यू। इनफाइनाइट जो है वो अनडिफाइंड, वो डिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पे इन्फिनिटी नहीं पुट कर पाएंगे। इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/इन्फिनिटी यानी जीरो नहीं मिलेगी, और वैसे भी जीरो मिलना इसके लिए मुश्किल काम है। तो ये जो है सारी इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी
लेकिन कभी भी क्या नहीं मिलेगा यहाँ पर, आई माइनस क्या रख देंगे यहाँ पे 0। तो मतलब 1/n के फॉर्म में मिलेगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इंटीजर, लेकिन 0 नहीं मिलेगी कभी। कोई प्रॉब्लम? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आगे हम करेंगे इसको। फिर इसका आता है ग्राफ। इतना करने के बाद हम इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये हमने पिछली क्लास में किया हुआ भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ x की वैल्यूज अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे और कुछ y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के फॉर्म में यानी fx के फॉर्म में हमको मिलती जाएंगी। कुछ निगेटिव वैल्यूज ले लो, कुछ पॉजिटिव ले लो और कुछ जीरो के उसमें ले लो। तो सबसे पहले हम निगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं। तो निगेटिव वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। जैसे मान लो हम और वैल्यूज, जैसे हम x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में तो लेते ही है, 0 से 1 के मिड में। तो 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 मिल जाएगी, यानी y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। फिर ग्रेटेस्ट अगर -1 से 0 के मिड में ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल ही आने वाला है, दोनों में इक्वालिटी नहीं आएगी। तो -1 से 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -1। -2 से -1 में ले लिया तो क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? y, हाँ बिल्कुल, ये y इक्वल टू माइनस, हमने क्या लिखा है, -1 से 0 में -1, तो ये -2 हो गया, ठीक है। फिर 0 से 1 में क्या हो गया, 0, ये हो गया 1, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम 2 पे ले लेंगे, 2 से 3 के मिड में, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी इसके हमें सारे के सारे ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे, y इक्वल टू 0 का, y इक्वल टू 1 का, y इक्वल टू 2 का, y इक्वल टू 3 का। तो देखो अब इसको समझते हैं कैसे, किस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ होता है। आपने सबने ये तो पढ़ा ही है कि अगर हमें y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस है। अगर हमें y इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो यही लाइन y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। अगर मैं कहूँ y इक्वल टू 1 तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू 1। अगर मैं कहूँ y इक्वल टू 2 तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू 2। फिर y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ होता है। लेकिन अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी साथ में है, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं किस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ होता है। तो हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया यहाँ पर, और ये हम x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गया हमारा x एक्सिस। यहाँ 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इधर -1 हो गया और इधर -2, और इधर भी ले लेते हैं, ये 1 + 1, और इधर आ जाएगा +2 +3, इधर जाएंगे तो प्लस का और इधर आएंगे तो माइनस का, -1 -2 और ये -3। अब जरा देखते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ किसका, y, ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है हमारा। तो अब हम y इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे हैं तो यही तो होगा y इक्वल टू 0। तो क्या ये पूरा x एक्सिस ही होगा क्या, जब हम y इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब पूरा x एक्सिस होना चाहिए। लेकिन हमें कितना पार्ट लेना है, ये यहाँ बोला गया, देखो कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से 1 के मिड में होनी चाहिए, 0 पे क्लोज्ड होगा। वैसे तो ये पूरी लाइन होनी चाहिए थी, ये पूरी लाइन, लेकिन इन्होंने कहा इस पूरी लाइन में हमें सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए जिसमें x की वैल्यू 0 होगी
और 1 पे जो है वो ओपन इंटरवल हो जाएगा और इस टाइप से इसको ड्रॉ कर देंगे। तो 0 से 1 के बीच में सिर्फ इतना ही ग्राफ आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा 0 से 1 के मिड में। अब जैसे y इक्वल टू 1 है, ये वाला पार्ट है, तो अब इन्होंने तो बोला है कि x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में होनी चाहिए। अगर हमें y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो लोग तो बोलेंगे कि भाई y इक्वल टू 1 तो ये होता है, ये होता है y इक्वल टू 1, ये है पूरा y इक्वल टू 1। तो आप इसमें से कौन सा पार्ट लेंगे? क्या ये पूरी लाइन लेने वाले हैं, x की सारी वैल्यूज लेने वाले हैं? तो आंसर होगा नहीं, हमें x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, 2 तक। तो 1 से 2 का मतलब सिर्फ हमें इतना पार्ट लेना पड़ेगा। कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा? ये वाला 1 से 2 वाला पार्ट ही लेना है, बाकी सारा पार्ट तो चाहिए ही नहीं। ये 1 से लेकर 2 में, और 1 में क्लोज्ड है और 2 में क्या है, ओपन है। तो ये वाला पार्ट सिर्फ हमको चाहिए, बाकी कोई पार्ट हमको चाहिए क्या? तो नहीं, तो बाकी वाले पार्ट को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो बाकी पार्ट को हमने डिलीट कर दिया, ये लो हट गया भाई। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही बात क्यों ऐसा हो रहा है? फिर अगर बात करेंगे कि भाई y इक्वल टू 3 की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, जैसे हम ये वाले पार्ट की बात करें 2 से 3 के मिड में, तो ये हमारा ग्राफ तो ऐसे बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, पूरा का पूरा ये बनना चाहिए था y इक्वल टू 2 के लिए। लेकिन इन्होंने बोला है कि 2 कब लेंगे, जब x की वैल्यू 2 से 3 के मिड में हो। तो 2 से 3 का मतलब कौन सा पार्ट हमें सिर्फ कंसीडर करना है? 2 से 3 में 2 पे क्लोज होना चाहिए, तो 2 पे क्लोज कर दिया। 3 पे ओपन होना चाहिए, मान लिया 3 यहाँ पर है, तो 3 पे हमने ओपन कर दिया और सिर्फ इतना पार्ट ले लिया। बाकी पार्ट से क्या हमें मतलब होगा पूरे y इक्वल टू 2 से? नहीं, हमें पूरे पार्ट से मतलब नहीं है। तो पूरे पार्ट को हमने हटा दिया, ये लीजिए हट गया यहाँ से, ये y इक्वल टू 2। अब इसको देख के तो अब आइडिया हो ही गया होगा कि अब आगे कैसे बनने वाला है। आगे जब बनाएंगे तो फिर अगला वाला -1 से 0 के मिड में, ये वाली बात हो जाएगी। तो -1 पे क्लोज्ड हो जाएगा, और ये जो -1 से 0 है इस पे ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से इसको ज्वाइन करा देंगे, तो ये बन गया। फिर उसके बाद जब 2 से 3 में जाएंगे, -1 से -2 से -1 में, तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा इस टाइप से। तो ये बन गया हमारा। तो जहाँ ओपन है वहाँ ओपन क्लियरली दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पर, तो बैक साइड में ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज्ड हो रहा है आगे। अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, कि अब क्लियर हो रही बात? ओके, तो ये हम ग्राफ जो है पहले कर चुके थे। जी हाँ। अब जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या मतलब है, ये तो बहुत इजी इजी से हैं, ये हमें पता भी है, सिर्फ इनको नोट कर लेते हैं कि अगर इस टाइप की प्रॉपर्टीज बनती है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस को देख के हमें कैसे आइडिया होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हम ग्राफ हमें आइडिया है तो भी हमें देख के आइडिया हो रहा होगा कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन में क्या है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी जा रहे हो, नेगेटिव में भी जा रहे हो, जीरो में भी जा रहे हो, तो इसका मतलब डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या हो रही, वाई की वैल्यू तो फिक्स हो रही है, हमेशा इंटीजर मिल रही है, या तो वाई की वैल्यू 0 मिल रही है, या तो 1 मिल रही है, या तो -1 -2, तो सारी इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ गया हमारे पास। अब जरा देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं कि हमेशा एक्स होगी अगर एक्स जो है वो इंटीजर हो। अगर x कोई इंटीजर हो तो हम कह सकते हैं कि भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x दोनों सेम होंगे। ये सबको पता है कि 2.1 का 2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो 2.1 का 2 होगा। लेकिन हमें अगर इंटीजर वैल्यू लेनी है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अगर 3 का लेना है 2.1 में चेंजेस हो जाएंगे। तो ये बात तो हमारी हो ही नहीं रही, इस बात का ध्यान रखना कि ये बात हमारी नहीं हो रही। हमारी अभी कौन सी बात हो रही है, जब कौन सा हो, एक्स इंटीजर हो, यानी ये वाला 3 पे 3 आ जाएगा, 4 पे 4 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के साथ कोई इंटीजर ले लो आई,
तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई हो जाएगी, अगर i जो है वो कोई इंटीजर हो तो। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, तो इसको हम अगली लाइन में क्या लिख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, क्योंकि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 आने वाला है। कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो रही बात ये। माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर x इंटीजर है तो, और अगर x इंटीजर नहीं है तो, दोनों के बात बतानी है दोनों में। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमें निकालनी है कि माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, अगर x इंटीजर है तो, और अगर x इंटीजर नहीं है तो, दो केसेस बना लेते हैं। तो अगर माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, जैसे मान लो माइनस का 3 है, तो -3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3, तो ये -x हो जाएगा। अगर इंटीजर है तो -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर नॉन इंटीजर ले लिया, जैसे अभी हमने ऊपर लिया था माइनस का 2.1, माइनस का 3.2, माइनस का 8.057, इस तरीके से, तो माइनस का अगर ले लेते हैं तो उसमें से एक कम करना पड़ता है हमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि इस टाइप का मिल जाएगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ पर लिखे थे, स्टेप अप फंक्शन लिख लिया था, और ये है इसका एक और नाम यहाँ पर लिख लेंगे, फुल फ्लोर ऑफ एक्स भी इसको बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पर लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, और करके यहाँ लिख लेते हैं, फ्लोर ऑफ एक्स। इसका एक नाम और हो जाएगा फ्लोर ऑफ एक्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई जगह पे आएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सबके साथ जुड़ के आ जाएगा, जैसे लॉग सबके साथ ऐड होके आ जाता है, वैसे ये भी सबके साथ आएगा सॉल्व होने के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो रही बात, कोई प्रॉब्लम इसमें। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनइक्वालिटीज़ वाली भी हैं, वो भी लिख लेते हैं। अच्छा देखो, इसको जो है थोड़ा सा अगर और ऐड कर दोगे, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ और करके, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में, ये भी वही चीज़ें लिखी हुई है कि अगर मैं कह दूँ कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x की वैल्यू क्या होगी, जब x इंटीजर हो तब, और जब नॉन इंटीजर हो तब। तो बता दो क्या होगी इसकी वैल्यू, जब इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू 0, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, इसको इधर ले जाएंगे हम, इसको इधर ले गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एक्स 0 हो गया, और इसको जब इधर लेके गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टाइप के अगर हमें मिलते हैं तो भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इस तरीके से दोनों को लिख लेंगे, कभी ऐसा मिल जाए या उस टाइप का मिल जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो क्या होना चाहिए, अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो क्या होगा। जैसे हमने कह दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन किसी से है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू n, तो फिर x की वैल्यू किसके किसके मिड में लाई करेगी, और अगर n कोई इंटीजर है तो x की वैल्यू n से लेके इन्फिनिटी तक बिल्कुल सही आ जाएगा। क्यों, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल, आप इससे प्रॉपर्टी को ऐसे समझ सकते हैं
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक रहा होगा, x की वैल्यू 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो, 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले लो, 3.1, 4.1, 9.1, वो हमेशा 3 से बड़ा है, तो इक्वालिटी यहाँ पर जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर हम कह दें कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन n है, तो क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन n है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 3 है, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 से बड़ी होनी चाहिए। कोई एग्जाम्पल से करोगे तो ज़्यादा आइडिया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। n-1 क्यों आया है, n+1 क्यों नहीं आया है? आप खुद सोचो भाई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है और इंटीजर ही चाहिए, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से बड़ी क्या हो सकती है, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, अप टू इन्फिनिटी तक जाए कि नहीं, 3 पॉइंट समथिंग तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू n+1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, अगर n जो है वो इंटीजर है तो। अब बात क्लियर हो रही कि अभी भी प्रॉब्लम है इसमें? तो ये कोई एग्जाम्पल लेके आप चलते जाएंगे तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन और इक्वल टू n है, तो फिर x बिलोंग्स टू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू n है, n या n से छोटा होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, और एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो -∞ टू n। ओके, देख लेते हैं एक एग्जांपल से, समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 या 3 से कम होनी चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या 3 नहीं हो सकती क्या, 3 से कम होनी चाहिए, तो 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक कुछ भी चली जाएगी। तो -इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आई है ये, -इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n तक। एक बार और देख लेंगे, थोड़ा सोच लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है, जैसे ग्रेटर देन 3 थी, अब यहाँ पर लेस देन, क्यों n+1 क्यों आया, सोचो सोचो, कोई एग्जांपल ले लो और उसके बाद फिर तसल्ली से सोच के फिर आंसर बताना है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू n है, n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -इन्फिनिटी से लेकर n तक होगी। -इन्फिनिटी से n+1 में, और वो भी ओपन इंटरवल में। अब देखो क्यों, हमें 3 भी चाहिए, 3 भी हमें चाहिए, तो n की वैल्यू चलो यहाँ 3 रख के देख लो, यहाँ पर n की जगह पे हमने यहाँ पे n की जगह पे 3 लिया है, तो इस 3 को यहाँ पर रख के देखते हैं, तो -इन्फिनिटी से 4 ओपन इंटरवल में, तो क्या ये -इन्फिनिटी से 4 नहीं लिखा हुआ है ओपन इंटरवल में, ये -इन्फिनिटी से लेके 4 तक ओपन इंटरवल में नहीं लिखा हुआ है, 4 से कम ना, जरूरी थोड़ा ना 3.1, 3.2, 3.99, 3.999 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 आएगा,
तो 4 से कम, 4 पे इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, 4 पे इनइक्वालिटी होगी तो उनमें सब में हमारा 4 से कम आएगा, और 4 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 3 आएगा, तो उसकी वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी फिर। नई बात समझ में आई? फिर से देख लेते हैं। देखो देखो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 है, 3 या 3 से कम, तो हमने बोला कि भाई इसकी वैल्यू 3 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, 0 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x की किन वैल्यूज़ के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ये आने वाली है, तो आप ये नहीं बोलोगे क्या कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच में ही तो ये नंबर आएंगे जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से स्टार्ट होगा। तो 3, 2, 1, क्योंकि 4 से कम जो भी होगा 3.999 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा निगलेक्ट हो जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है उसमें। अब बात क्लियर है सभी को? किसी को कुछ और पूछना है इसमें? तो अब आप जरूर ध्यान रखें कि लेस देन और इक्वल टू अगर n है तो फिर हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या वैल्यूज बनने वाली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो ये ग्रेटर देन के दो बन गए, अब लेस देन के भी दो और बना लेते हैं। ग्रेटर देन के दो बन गए हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n, तो फिर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? और ये ओपन इंटरवल है भाई, ये क्लोज नहीं, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं होता है, ये ओपन इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी टू n+1। हाँ अब ये बताओ, माइनस कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से तो स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? ये n तक जाएगा कि n+1 की n-1, क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों n से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर n नहीं होता है? n से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या n नहीं होता है? n से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, n से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब अगर 3 से कम है 2.99, तो वो तो 2 होगा ना, तो यानी कि 2 से तो कम ही होगा वो। अगर हमने एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा बात क्लियर होती है। हमने बोला भाई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन 3 आनी चाहिए, तो 3 कब आ सकती है? जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से कम यानी कि 2 से स्टार्ट होगी ना, 2 आएगा, 1 आएगा, 0, -1, -2, यही सब तो आएंगे। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ये दिख रही है, जो ये लिखी हुई है, ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आ रही है? क्या हम बोलेंगे कि 2 तक आ रही है कि माइनस इन्फिनिटी से 3 तक बोलेंगे ओपन इंटरवल में, कि 2 तक बोल देंगे, n-1 कर देंगे? बोलो। तो ये भी बात क्लियर हो गई, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। 6 वाली में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू n है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके n तक कर दें क्लोज्ड इंटरवल में, तो क्लोज्ड इंटरवल में आपने 3 तक ही क्यों लिया? 3.1, 3.2, 3.3, ये सिर्फ x की बात नहीं हो रही ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वो सारा पार्ट आपने छोड़ दिया, फिर n से लेके n+1 का सारा पार्ट आपने छोड़ दिया, आपने कुछ पूरे सेलेक्टेड डोमेन में से कुछ थोड़ा सा पार्ट ले लिया, तो वो तो आएगा ही। कोई वैल्यू अगर x की 1 से 2 तक आ रही है या 1 से 4 तक आ रही है, तो अगर आप उसको 1 से 3 तक ले लोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगी, 1 से 2 तक ले लोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन हमें पूरी वैल्यूज का आंसर लिख के देना है कि अगर हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 7।
प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है वो बहुत इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, आप उसमें चाहे जितनी बार भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही आने वाला है। ठीक, क्लियर हो रही बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप चाहे इंटीजर के लिए बात कर लो, रियल नंबर बोल दिया आपने तो इंटीजर तो आ ही गए। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके चेक कर लो। अगर मान लिया आपने ऐसे बोला कि 2 प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, 2 और प्लस 3, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो बन ही गया 5, और ये 2 और 3 का क्या आ जाएगा, इसका भी 5 आ जाएगा, और इसका भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो रही है ना। अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर रियल नंबर ले लो, जैसे 2.1 ले लो और y की वैल्यू 3.9 ले लो। x की वैल्यू हमने ले लिया 2.1 और y की वैल्यू ले लिया 3.9, 3 चलो 8 ले लेते हैं, 3.89 कुछ भी ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2.1 और 3.8 इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.1 प्लस 3.8, तो क्या इससे बड़ा होगा हमेशा कि नहीं? 2.1 का 2, 3.8 का 3, तो ये आ गया 5। यहाँ कितना आ जाएगा, देखो रखो यहाँ पे वैल्यू, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 9, और 5.9 की वैल्यू क्या आएगी 5, तो 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ गया कि नहीं आ गया। अगर मान लो किसी ने बोला कि x की वैल्यू बहुत बड़ी ले लो 2.9 ले लो और y की वैल्यू ले लो 3.9, तो भी क्या ये सेटिस्फाई करेगा क्या? तो बिल्कुल करेगा। 2.9 और 3.9 दोनों ही बड़े ले लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.9 प्लस 3.9, क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा? 9 और 9 18, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6.8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस 3, तो 5, तो 6.8 तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है कि नहीं? तो ग्रेटर देन सेटिस्फाई हो गया। ये लेस देन और इक्वल टू का गेम तो जानते ही ना, कोई भी एक चलेगा काम, लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू, इसको यही बोलते हैं ना। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई लेस देन और इक्वल टू दोनों होना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 9। अब देखो 10 और 11 दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कभी जेई के प्रीवियस ईयर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10 और 11 दोनों ही, इनको डायरेक्ट आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। n प्लस 1/2, n प्लस 2/4, n प्लस 4/8 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, इक्वल टू इसकी वैल्यू n होती है अगर n कोई नेचुरल नंबर हो तो। एक ये प्रॉपर्टी नंबर 10 और एक ये प्रॉपर्टी नंबर 11, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड तो क्वेश्चन पूछा गया है जेई पे, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड पूछा गया है, और वो ये थी x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n अप टू डैश 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 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n, और इसकी वैल्यू जो है वो nx है, अगर n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है तो ये दो प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका आप खास ध्यान रखें। और इनको आप बाकायदा कोई एग्जांपल लेके सेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप n की वैल्यू क्या ले लेंगे, n की वैल्यू मान लीजिए मैंने नेचुरल नंबर ले ली, मैंने 4 ले ली, 4 रख के आप चेक करके देख लो, दोनों ही वैलिड है, चाहे यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख के देख लो। LHS में भी रख दो n की जगह पे 4 और RHS में भी रख दो।
क्लियर हो रही बात कि कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में? अभी हम इनसे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अभी, तो और आइडिया हो जाएगा हमको कि किस टाइप। नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी तक फर्स्ट वाले में तो जाएगा, सेकंड वाले में टोटल जो है वो कितने टर्म है यहाँ से यहाँ तक अगर देखे जाए तो ये कितने टर्म है यहाँ से यहाँ तक? तो आंसर होगा n टर्म है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके n-1 तक यहाँ n-1 टर्म है और एक टर्म ये है, तो n-1 टर्म और ये टोटल मिला के कितने बन गए? टोटल हो गए n टर्म। तो दूसरे वाले में तो n टर्म तक है सीरीज, पहले वाले में जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं पहले ही यहाँ पर दे देता हूँ। हमने लेट कर लिया, लेट a इक्वल टू 100 प्लस 1/2, 100 प्लस 2/4 प्लस 100 प्लस 4/8 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी। ये a की वैल्यू है और b इक्वल टू गिवन है, b इक्वल टू गिवन है 50 प्लस 1/100 प्लस 50 प्लस 2/100 अप टू डैश 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 50 प्लस 99/100, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल टू वॉट? a प्लस बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो देख लो और बताओ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा 5100। तो फर्स्ट वाले में क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट वाले में तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट n प्लस, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 100 और b की वैल्यू क्या है? b है n इंटू एक्स, तो n की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 100, तो ये आ गया 5000 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5000। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5000 प्लस 100, तो 5100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अगर हमें ये प्रॉपर्टीज़ पता है तो फिर तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं, इजीली आंसर आ जाएगा। और देखो इनको एक को मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ, दूसरे वाले को आपको प्रूफ करके देखना है, नहीं आए तो ज़रूर पूछ लेना, इम्पॉर्टेंट प्रूफ भी इनका अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी ज़रूर याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ तो ठीक है, वो बता देता हूँ, ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। तो क्या था प्रूफ? n प्लस 1/2 प्लस
n प्लस 2/4, n प्लस 4/8। सबसे पहले तो आप इसको क्या करें, वेरीफाई करके ज़रूर चेक कर लें। n प्लस 8/16, तो वेरीफाई करके जितने भी ऑप्शन है सब में चेक हो जाएगा, तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ना कि आप इस तरीके से प्रूफ करने बैठे। अभी तो हम सीख रहे हैं तो हम प्रूफ कर लेते हैं किस टाइप से करेंगे। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी मिलता है तो आप क्या करें, n की कोई एक वैल्यू ले लें, कोई n नेचुरल नंबर तो है ही, n की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी ले लें, और LHS और RHS जिसमें भी सेटिस्फाई हो रहा वो आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? तो देखो एक ये प्रॉपर्टी है जो सबको सेटिस्फाई करने वाली है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2, ये नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लो कि मैं इसको n के टर्म में लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और n प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जरा n की जगह 1 रख के देखो, इसको चेक करके देखते हैं कि क्या n इक्वल टू 1 में ये सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो जरा n इक्वल टू 1 रख के देखा तो क्या आया, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 1 प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 0 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 1। तो वैल्यू देखो 1 आ रही कि नहीं आ रही। n इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लो, क्या 2 में भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो 2/2 प्लस 2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2/2, ये 1 हो गया, और 2 प्लस 1 3/2, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये देखो 2 आ गई। तो आप किसी भी नंबर्स के लिए जब भी आप चेक करोगे तो हमेशा वही बनने वाले हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान में रख पाते हैं तो ही ये प्रूफ जो है इजीली आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वेरिफिकेशन तो कर ही लेंगे, n की वैल्यू रख रख के चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। हमें ये ध्यान रखना है। इसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x n की वैल्यू जो है वो फिर से एक बार यहाँ लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर n इक्वल टू n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और n प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ तक हमने रख लिया। अब जरा n को हम रिप्लेस करेंगे n/2 से। n इज रिप्लेस्ड बाई n/2। जहाँ जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ n/2 रख देते हैं। n की जगह पे हमने n/2 रख दिया। अब क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2, यहाँ पर रखोगे तो क्या बन जाएगा, n/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n को रिप्लेस कर रहे हो n/2 से, तो ये क्या बनने वाला है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, n/4, और ये बन जाएगा n प्लस 2/4। सही है ये। अब जरा फिर n को रिप्लेस कर देते हैं, n/2 को रिप्लेस कर देते हैं n/4 से, तो अब देखना क्या आ जाएगा, n/4 यहाँ आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, n/8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, n प्लस 8 की जगह यहाँ पे 4/, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। अब जरा क्वेश्चन में अपने आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, देखो इसी से बढ़ती जाएंगे। क्वेश्चन हमारा ये था ना, रिक्वायर्ड, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था वो हमारा ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर n जो हमको मिल रहा था, यहाँ पर लिखा था ना कि n आ जाती वैल्यू, तो हमने क्या किया, इसका यूज़ किया। ग्रेटेस्ट इंटीजर n को जो इक्वेशन थी उसको फिर से रख देते हैं, n/2 प्लस n प्लस 1/2, ये हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लिया। ये इक्वेशन हमने यूज़ कर ली जो हमारे पास थी, उसका यूज़ कर लिया हमने। अब जरा समझना है यहाँ पर बात को, इसी के बाद आंसर आ जाएगा। यूजिंग दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर n तो n ही रहा, n/2 की वैल्यू जो ये आई है, ये n/2 की वैल्यू आई है ना, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 की वैल्यू ये आई है पूरी की पूरी, इसको उठा के हमने इसकी जगह पे रख दिया। तो n/2 की वैल्यू पुट किया जब यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पुट कर रहे हो n/2 की जगह पे, तो क्या बनेगा, n/4 आ जाएगा, प्लस n प्लस 2/4 आ जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, और वो था n प्लस 1/2। कोई प्रॉब्लम इसमें।
अब n/4 की वैल्यू उठा लेते हैं। n/4 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये लिखी हुई है n/4 की वैल्यू। n/4 की वैल्यू ये है, इसको उठा के n/4 की जगह पे रख देते हैं। तो जब यहाँ पर n/4 की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। जब ये n/4 की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, तो वो आ जाएगी n/8 प्लस कितनी आई थी, n+4/8 प्लस n+2/4 और प्लस n+1/2। तब आपको वो सीरीज़ दिखने लगी होगी जिस सीरीज़ को हम ढूंढने चले हैं। वो सीरीज़ देखो यहाँ पे मिलने लगी है। पहले हमें n+1/2 चाहिए, n+2/4 चाहिए, n+4/8 चाहिए। अगर आप पीछे से स्टार्ट करके देखें यहाँ से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सीरीज़ यहाँ से बनने लगी है। ये बनी, ये बन गया, ये बन गया। अब n/8 की वैल्यू रख दोगे तो फिर वो बनने लगेगा। ऐसे करते करते, सिमिलरली करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर n को तो n ही बोलते हो ना। और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? n+1/2 के, n+2/4 के, n+4/8 के, और ऐसे ही करते करते अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ हमें समझ में आए या ना आए, क्वेश्चन हमें ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, प्रूफ तो इसलिए था कि आपको आइडिया हो जाए कि भाई ये कैसे बना हुआ है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों आपको लर्न होने चाहिए। और 11th पे बेस तो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब आप करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको ये मिलेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? और क्वेश्चन देखते हैं, जरा इनका आंसर बताओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था। इफ 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3, देन फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। 4 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3, देन एक्स इक्वल टू वॉट। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या होगी, वो बताना है। तो समझ में आ रहा कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या होगा सॉल्यूशन इसका। कैसे करेंगे, कोई आइडिया? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के साथ जब कोई इंटीजर आ जाता है तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटीजर को। ये यहाँ पर अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, देख लेते हैं इसको। ये लिखा हुआ है ये,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई अगर हो तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई में ब्रेक कर देते हैं, अगर आई कोई इंटीजर हो तो। ठीक, तो ये यहाँ पर यूज कर लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस थ्री कैन बी रिटन एज 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस थ्री। तो 4 माइनस वन, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x में 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ गई 1। लेकिन हमसे तो x पूछा गया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 देता है? तो x की वैल्यू 0 से लेकर, हाँ 0 से 1 में तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 से 2 के मिड में, ये 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यानी हम एक यहाँ पर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल में 1 और ओपन इंटरवल में 2, तो 1 से 2 के मिड में आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा, इसका भी आंसर बता देते हैं क्या होगा। -2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 के मिड में है, तो कह रहा है फाइंड x की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। ये तो बहुत इजी है, एक लाइन में सीधे देखते समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। कहाँ से कहाँ तक हो सकता है x? अरे भाई सीधे दिख रहा ना हमको कि x की वैल्यू हमने -2 से 4 के मिड में ली है, तो अगर x की ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 से 4 के मिड में ली, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? एक तो -2 से तो होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 से कम, 5 से कम का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 4 के इक्वल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी आप n -2 में भी कुछ ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा ना -2 आएगा। बात समझ में आ रही? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। x की वैल्यू आप कुछ भी देख लो, आप एज्यूम करके देख लो यहाँ पर, तो ज़्यादा इजी रहेगा। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, और इधर -1 और इधर -2, आप देख लो किसका किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -2 आना चाहिए, यानी -2 आना चाहिए, और उसके बाद 4 तक होना चाहिए, ये 4 तक यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। अगर मैं इधर बढ़ता हूँ, अगर मैं इधर आता हूँ, इधर -3 की तरफ, तो क्या इनके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इसकी वैल्यू भी आएगी क्या? अगर -3 से 2 के बीच में अगर हम x लेते हैं, तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या -2 आएगा क्या? -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर कब होगा? जब -1 से -2 के मिड में कोई नंबर होगा, तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। तो क्या ये वाला पार्ट हम ले सकते हैं क्या, कि ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट करना पड़ेगा? तो ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नहीं ले सकते हम। बात क्लियर हो रही कि नहीं? इधर की तरफ क्या हम 4 से बड़ा पार्ट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? 4 से बड़ा 5 तक अगर हम ले लेते हैं, 5 पे ओपन रहने देते हैं और 5 तक का पार्ट ले लेते हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? 4.1 हो, 4.2 हो, 4.999 तक का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका भी क्या आएगा? 5 आएगा, 4 आएगा, सॉरी। तो हमें -2 से 4 तक का चाहिए था, वो हमने देख लिया किसके किसके मिड में होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो जल्दी। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं जेई का, और देखते हैं इसमें क्या होगा कुछ। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट का कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, बस x की जगह अब क्या कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये जो है वो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जेंट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। दो टर्म है, दोनों प्लस में है। आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि अगर फंक्शन का हमें डोमेन निकालना हो और अगर दो टर्म या तीन टर्म प्लस में होते हैं तो हम कैसे उनका डोमेन निकालते हैं, पहला कॉन्सेप्ट वहाँ से यूज होगा। दूसरा हमने ये भी पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर कुछ होता है तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, कहाँ से अंडर रूट डिफाइंड किसका किसका होता है, वो हम सब कर चुके हैं। तो बस आपको बस इसका डोमेन बताना है कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं जिसमें ये डिफाइंड होगा। आ रहा है कुछ समझ में, कैसे करेंगे? दो केसेस बन रहे हैं ना, एक तो अंडर रूट का केस बन रहा है। अंडर रूट हमने बात की हुई थी कि एफ एक्स इक्वल टू अगर कोई फंक्शन अंडर रूट जी एक्स दिया हो तो क्या होना चाहिए, कब डिफाइंड होता है, जब जी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तभी तो डिफाइंड होता है ना। तो अब यहाँ पर आप जब बात करोगे तो जी एक्स की जगह पे ये वाला टर्म आ रहा है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। और बहुत सारे फंक्शन अगर प्लस में होते हैं तो हमने पढ़ा था कि हम सबका अलग अलग निकाल के फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरे में आ रहा है फोर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन और इक्वल टू फोर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने ये दो केसेस लिख लिए और ये सारे प्रॉपर्टी हमने अभी ऊपर भी लिखी हुई है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो वन से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा ये, और दूसरा कह रहा है कि वन से लेके फोर से छोटा होना चाहिए, यानी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू वन से फोर के मिड में होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इन दोनों को अगर आप एक साथ कर दें तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो वन से फोर के मिड में होनी चाहिए। तो आप बता दीजिए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन से फोर के मिड में लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए।
हम्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 अगर है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर, जी हाँ, तो n+1 तक ले लिया हमने, बिल्कुल सही है ओपन ब्रैकेट में। तो क्या बन गया ये, तो ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक हो गया। और ये पहले वाले में कितना बन गया, x बिलोंग्स टू, तो अब इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा, एक कह रहा माइनस इन्फिनिटी और एक कह रहा है कि यहाँ 1 होना चाहिए, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 1, ये माइनस इन्फिनिटी, और एक कह रहा 1 से लेके इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा चले जाओ यहाँ तक, और एक कह रहा है कि 4 से माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक आ जाओ, 1 2 3 4 और ये 5। दूसरा वाला कह रहा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक आ जाओ ओपन में, और ये कह रहा 1 क्लोज्ड में आ जाओ। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट बताओ क्या होगा, फिर यहीं से देख के बता दो। ऐसे ही दोनों में कौन सा सोल्यूशन हो रहा है, कॉमन सोल्यूशन जो दोनों में आ रहा है, यही पार्ट तो हो रहा है ना। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, 1 से लेकर 5, और 5 में क्या होगा, ओपन। आंसर आ गया, चाहे जैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो पीछे बताया गया प्रॉपर्टी का यूज करके करें, चाहे जैसे भी करें, आएगा आंसर वही, अगर आप सही से करेंगे तो। क्लियर हो रही बात ये, तो अब इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ये सारी वैल्यूज़ ईजिली आ जाएंगी और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और इस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको करना है हमें अच्छे से। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कर लिया। अब देखो जैसे अब इसी का क्वेश्चन जो है, हमेशा क्वेश्चन जब भी कभी मेंस में तो छोड़ो, एडवांस में जब आता है तो 3-4 चैप्टर को मिक्स करके आता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या लेवल क्या है। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये तो खैर बहुत इजी सा है मेंस लेवल का, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब बताओ जरा इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, और रेंज में कह रहा है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। सोचो, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू, और डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो साइन इनवर्स एक्स आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स के बारे में हमने क्या बात की थी पिछली क्लास में, हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में उसके पहले बात हुई थी, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के पहले। याद है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डोमेन पूछे तो क्या होगा, डोमेन -1 से 1, और रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2। तो जब अगर हमको इतना आइडिया होगा फिर हम ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, ये हमने सब वहाँ पर बात कर ली थी पहले ही। तो अब आप सोचे बस यहाँ पर x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा दिया गया, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें। x की जगह पे बस ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो लगा के क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्वेश्चन जो है वो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। तो अब जो इंटीजर x था तो उसमें x यहाँ पर था, तो x की वैल्यू -1 से 1 के मिड में, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 से 1 के मिड में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 से 1 के मिड में है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रही होगी, x की वैल्यू -1 से लेके कहाँ तक रही होगी, कि जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप निकालोगे
तो -1 से 1 के मिड में आएगा, बताओ सोच के। -1 से लेके कहाँ तक होनी चाहिए, 1 तक कि 2 तक, 2 पे क्लोज कि 2 पे ओपन, कि 1 पे क्लोज कि 1 पे ओपन, क्या करें, सोच लिया करो थोड़ा सा। कि 1 होगा तो 1 के पहले का 1 होगा, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। 1.1, हाँ 1.1, 1.3 से लेके 1.992 के पहले तक सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आने वाला है। अब कोई कहते भाई इधर में पीछे क्यों नहीं गए, -1 के पीछे क्यों नहीं गए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, अगर आप 0 से -1 लेते तभी उसका -1 आएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू क्या हो गई, -1 से 1 के मिड में हो गई, -1 से 2 के मिड में। तो ये पहला आंसर हमारा आ गया, ये आ गया डोमेन। अब रेंज के बारे में बात करो तो अगर ये जो हमारे पास लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये इंटीजर वैल्यू देता है, तो इंटीजर वैल्यू ये क्या क्या देगा, -1 से 1 के मिड में कितनी इंटीजर वैल्यू देगा, बताओ सोच के, ये तो बहुत बड़ा काम है नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 से 1 के मिड में लाई कर रही है, तो क्या क्या वैल्यूज दे सकता है ये, क्या क्या वैल्यूज दे सकता है भाई, इतना सोचना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू तो बतानी है -1 और 1 के मिड में। अरे -1 दे सकता है, 1 दे सकता है और 0 दे सकता है, और तो कुछ सोचने लायक है ही नहीं, -1 देगा, 0 देगा या तो 1 देगा। अब इसी में हमें क्वेश्चन में क्या लगा देना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, लेकिन हमें तो y इक्वल टू क्या चाहिए, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसी में बस हमें क्या लगा देना है, साइन इनवर्स तीनों में लगा देना है, साइन इनवर्स ऑफ -1, 0 और 1, इनमें क्या क्या आ जाएगा, तो तीनों में साइन इनवर्स लगा दो, देखो क्या क्या वैल्यू बनेगी। एक बनेगी वैल्यू साइन इनवर्स, ये करली ब्रैकेट में कर देते हैं इनको, तो साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0 और एक बनेगा साइन इनवर्स 1। साइन में -1 किसकी वैल्यू होती है, -π/2 की। भाई अभी हमने इन्वर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर अभी हम फर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना तो आइडिया है ही है कि साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, π/2, और साइन एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, -π/2। तो यही साइन जो है वो इधर चला जाता है, तो इसी को हम लिख देते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और इसको लिख दोगे x इक्वल टू साइन इनवर्स -1, तो ये -π/2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू π/2। तो ये आ गए, तीन वैल्यूज आ गई, -π/2, 0 में तो 0 दे देगा, और 1 में क्या दे देगा, 1, 1 में क्या दे देगा, π/2, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। तो ये तीन इसकी रेंज बन जाएंगी, ये बन जाएगा क्या, रेंज। तो डोमेन भी बन गया हमारा और रेंज भी बन गया। अभी भी कोई प्रॉब्लम है कि क्लियर हो रही बात। अब देखो क्वेश्चन जो है इनके भी मिक्स आने वाले हैं, जो हमने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा उसी का बिल्कुल अपोजिट होता है लीस्ट इंटीजर। लीस्ट इंटीजर में बिल्कुल कहानी उल्टी हो जाती है, पहले मैं बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे उसमें होता है कि अगर आप ले रहे हो 0 से 1 के मिड में तो आप 0 ले लेते हो, इसमें क्या होगा, अगर 0 से 1 के मिड में ले रहे हो तो आप क्या लोगे लीस्ट इंटीजर में, 0 से 1 के मिड में ले रहे हो तो वहाँ 0 ले लेते हो, यहाँ पर उल्टा ले लेंगे, 0 से 1 के मिड में है तो 1 ले लेंगे। तो यहीं पर इसके बारे में भी लिख लेते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय दिस, या फिर ऐसे डिनोट करते हैं, नीचे वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है उसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ये है लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस। अगर हमारे x की वैल्यू जो है वो 2.3 है, तो
लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे बस वो मुड़ा नहीं होगा, जैसे वहाँ पर ऊपर नीचे दोनों में आ जाता है, इसमें नहीं होगा ऐसा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 2.3 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के मिड में। तो हम अगर ग्रेटेस्ट होता है तो 2 ले लेते, तो यहाँ पर लीस्ट है तो क्या ले लेंगे, 3। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डिनोट कर लेते हैं। जैसे 0.23 है तो पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग है, 0.34 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो क्या हो जाता, 0। हाँ, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, अगर x की वैल्यू हम ले रहे हैं 2.3, अगर हम सिर्फ x की वैल्यू ले रहे हैं तो 2.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेंगे तो 2, लीस्ट इंटीजर लेंगे तो 3, 0.3 का क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर लीस्ट इंटीजर लेंगे 0.34 का तो क्या हो जाएगा, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के मिड में, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। निगेटिव कोई ले लोगे तो क्या बन जाएगा, जैसे माइनस का कोई ले लो, माइनस का हमने ले लिया, सपोज करो -8.75, इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसी का लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -8 और -9 के मिड में करेगा तो -9, तो इसका लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इसमें, क्लियर हो रही बात लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाते, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी वैसे ही बन जाएंगी जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की पढ़ी है। ग्राफ भी इसका वैसे ही बनने वाला है, क्या हो जाएगा, जो हमारे अभी हमने देखे थे तीर किधर चल रहे थे, वो रामायण में और महाभारत में जो हम देखते हैं ना, तीर जो चलता है, पहले कभी आते थे सीरियल्स तो उनमें ऐसे ही चलते थे। तो इसमें जो है वो इधर की तरफ जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, उधर की तरफ चले जाएंगे। जहाँ पर डार्क सर्कल है वहाँ पर हॉलो हो जाएगा, जहाँ पर हॉलो है वहाँ पर डार्क हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, तो बिल्कुल ईजी है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये ले लिया हमने 0 1 2 -1 -2, और ये 1 और ये 2 हो गया, और इधर -1 और ये -2। तो जब हम 0 से 1 के मिड में बात करेंगे, तो 0 से 1 के बीच में जब बात करोगे तो क्या मिलेगा, 0 से 1 के बीच में 1 आएगा, तो 0 पे आ जाएगा ओपन और 1 पे आ जाएगा क्लोज्ड। 0 से 1 के बीच में 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 1 ले लेंगे ना, 0 से 1 के बीच में। 1 से 2 के बीच में लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 2 के बीच में, तो 1 पे ओपन 2 पे क्लोज्ड। सिमिलरली -1 से 0 में जब करोगे तो -1 पे ओपन और 0 पे क्लोज्ड आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर डार्क हो जाएगा और यहाँ पर हॉलो हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम इसको समझने में, क्लियर हो रही है बात। हाँ, ये दो तरीके से डिनोट होता है। सिंपल ब्रैकेट में भी x अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात हो रही है, अगर सिंपल ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। आप चाहो तो यहाँ पर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह लीस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं, और करके सिंपल ब्रैकेट में x, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने ली है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं, कि जैसे हमने लिया है x की वैल्यू 0 से -1 से लिया है, तो -2 से x की वैल्यू -1 ले रहा है, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, -2 से -1 में y की वैल्यू
-1 उल्टा हो जा रहा है ना। फिर x की वैल्यू -1 से 0 ले रहा है। यहाँ पर इक्वालिटी यहाँ नहीं आएगी, अब इक्वालिटी चेंज हो गई, उधर चली जाएगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 से 0 में 0 हो गई। सिमिलरली x की वैल्यू जब हमने 1 से लेकर या 0 से लेकर 1 के मिड में लिया तो y की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू जब हमने 1 से लेकर 2 के मिड में ले लिया तो y की वैल्यू 2 हो गई। तो ये वही ग्राफ है, बस वो वाला पोर्शन डिलीट कर दिया गया है और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसी को हमने ले लिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर दोनों ही लगभग सेम है, बस रिवर्स हो जाते हैं एक दूसरे के। अब आपको ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। बोलो इसमें अभी तक जो बात हुई उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। तो बहुत आराम आराम से कर रहे हैं हम फंक्शन को, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जेई में पक्का इसमें मिलने वाला है, मेंस में भी और एडवांस में भी। फिर आगे के चैप्टर इजी हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे तो जितने भी फंक्शंस का आइडिया है ना वो सब हमारा बहुत अच्छे से हमें हो जाएगा। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आगे के भी जो हम करेंगे उसमें सारे फंक्शन मिलेंगे, तो सब कुछ फंक्शन पे ही बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में नहीं आया तो आगे के हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसको अच्छे से करेंगे तो हम सारे चैप्टर को और अच्छे से कर पाएंगे। और जेई लेवल में ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी हम एक एक फंक्शन को लेके उसकी डोमेन रेंज के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, आज इतना ही करते हैं।